हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण एवं सन्निकटन। भाग नंबर 2 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे सन्निकटन यानी कि अप्रोक्सीमेशन, किसी संख्या का वर्ग जिसमें एक की पुनरावृत्ति हो और प्रतिशत में भिन्न रूपांतरण। ये तीन चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, एकाधिक बार दोहराए गए एक का वर्ग। फर्स्ट पॉइंट, अंकों की संख्या गिने, मान लीजिए कि गिनती n है। दूसरा पॉइंट, अब एक से शुरू करके n तक लिखे। तीसरा पॉइंट, फिर n से शुरू करके एक तक लिखे। उदाहरण जैसे आपको से यहाँ पे पूछ रहा है 1111, 4 बार 1 है, इसका वर्ग आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 1 है, यानी कि 4 बार 1 आ रहा है। अब हम 1 से 4 तक संख्याएं लिखते हैं, फिर 4 से 1 तक, यानी कि जब 4 बार 1 आ रहा है तो हम लोग 1 1 1 1 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 से 4 तक लिखेंगे 1 2 3 4, है ना। और फिर क्या लिख देंगे 4 से 4, तो यही गया आप लोग का 4 3 2 1। तो ये आप लोगों का 1 1 1 1 यानी कि 1111 का स्क्वायर होगा। सेकंड, अगला सम शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अगली ट्रिक्स, दो अंकीय संख्याओं का गुणा जहां इकाई के अंक 10 तक जोड़ते हैं और दहाई के अंक समान है। उदाहरण क्या है, 42 इंटू 48। फर्स्ट पॉइंट, पहले संख्याओं के इकाई अंकों को गुणा करें, यानी कि यहाँ पे 2 और 8 को मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा। किसको, 2 को और 8 को गुणा करूंगा। 2 गुना 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 8 यानी कि 16 आ जाएगा। फिर 4 को 4 प्लस 1 से गुणा करूंगा, फिर यहाँ पे 4 बचा है, फिर 4 में 1 जोड़ दूंगा 5, यानी कि 4 गुना 5 20 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपको लोगों का 20 और 16। 20 यहाँ से आ गया, 16 यहाँ से आ गया। आगे बढ़ते हैं, 100 से थोड़ा ऊपर नीचे की संख्याओं का गुणा। उदाहरण जैसे 108 की 109 में गुणा करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इस 108 में या तो मैं 9 जोड़ दूंगा इसे, या फिर 109 में 8 जोड़ दूंगा, 117 आ जाएगा। या तो 108 में 9 या 109 में 8, 117 आ गया तो 117 आ गया। और आखिरी के दोनों के यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 8 गुना 9 तो 72 यहाँ से आ गया। तो 117 और 72 आ गया, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 117 72, 11772। दो अंकों की संख्या से गुणा। उदाहरण 12 गुणा 13। तो हल यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गुणक और गुणक के दाहिने हाथ के अंकों को गुणा करके गुणक के इकाई अंक और गुणक के इकाई अंक से, यानी कि जैसे यहाँ पे लिख रहा है 12 और 13, इसमें बीच में हमने यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। कैसे, 2 और 3 की गुणा, 2 और 3 की गुणा करके क्या आ जाएगा, 6 आएगा। 1 नहीं है, ये यहाँ पे हम लोग गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 तो यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग सेकंड स्टेप पे, आप क्रॉस गुणा करें, यानी 3 को 1 से और 1 को 2 से गुणा करें, दोनों गुणनफल को जोड़े और 6 के बाई ओर लिखे। अब देखो 1 2 और 1 3 था, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करी, 6 तो लिखा ही गया था पहले। अब 1 की 3 में, 2 की 1 में 2 और 3 आ गया और दोनों को जोड़ के 5 लिख दिया यहाँ पे। अब देखिएगा थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, अंतिम चरण में हम दोनों गुणय और गुणक को बाई अंकों को गुणा करते हैं और गुणक के दाई अंक को गुणक के दाई के अंक से करते हैं। यानी कि देखो अब 1 की गुणा करेंगे 1 में, यानी कि 1 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 156 आ गया। तो आंसर हो जाएगा 12 गुणा 13 156 के बराबर हो जाएगा, है ना। पहले तो यूनिट प्लेस की गुणा करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, और फिर राइट साइड में सबसे लेफ्ट में इनकी गुणा करेंगे 1 और 1 की। तो इस तरीके से दो अंकों की आपस में जब गुणा करनी हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। 325 की 17 में गुणा। पहला स्टेप देख लेते हैं, है ना। पहले स्टेप हम लोग यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे। 325 है और 17 है, तो यानी कि 5 की गुणा इस यूनिट प्लेस की 7 में कर दूंगा, तो 5 गुणा 7 35 आ जाए, ठीक है ना। 5 नीचे लिखे और 3 आगे ले जाए, तो 5 तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, 3 बच गया, 3 को यहाँ पे लिख दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 7 दूनी 14 और 5 कम 5, 14 और 5 19, 7 दूनी 14 और 5 19, और जो 3 ऊपर पहले से बच रहा था इसको जोड़ दूंगा, 19 3 22, तो 22 का 2 लिख लूंगा, तो 2 आप लोगों का बचेगा।
अब इस 7 की गुणा 3 में करूंगा तो 7 की 21 और इसकी करूंगा 2 ही कम 2 21 और 2 और एक 2 पहले जो बचा था वो 2 यानी कि 25 आ गया। तो 25 का, ठीक है ना, 25 आ गया यहाँ पे। 5 लिखे और 2 आगे ले जाए, फिर से 5 लिखूंगा और 2 आगे ले जाऊंगा। ठीक है, 5 आ गया। अब इस 3 की 1 में करूंगा और 2 आगे ले गया था उसको जोड़ दूंगा तो 3 में 2 जोड़ दूंगा 5 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे गुणा करके आप लोगों का आया है 5525। कितना आया? 5525। किसकी गुणा करने के बाद? 325 की 17 में जब आप लोग यहाँ पे गुणा करोगे तो 5525 आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेनिंग रिपीटेड वंस। 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से गुणा। उदाहरण 321 की गुणा 132 में करेंगे। तो हल देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है 321 की किस में करेंगे? 132 में हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे। तो इस 1 की और 2 में गुणा करता हूँ, 1 गुणा 2 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 321 लिख लिया और 132 लिख लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 3 कम 3 यानी कि 7 आ गया। 2 पहले से ही था, 7 और लिख लूंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और इनकी कर लेता हूँ। 3 दूनी 6 आएगा, 3 गुणा 2 आएगा और 1 गुणा 1 आएगा, यानी कि 13 यहाँ से आ गया। तो 13 का 3 लिख लेता हूँ और 1 कैरी बच जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। 1 कैरी बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब 1 की गुणा 3 में, 3 और 1 कैरी बचा है तो 4 आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 42372। उत्तर आएगा 42372। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 321 गुणा 132 बराबर 42,372 के बराबर होगा और यही सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। सम मोर शॉर्ट ट्रिक्स। फर्स्ट ट्रिक को यहाँ पे समझते हैं। पहला नंबर, 2 में जोड़ रहा हूँ 22, फिर 222, फिर 2222। अगर इन सब में से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। और इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा, देखो आखिरी में कितने 4 है? एक 4 बार आ रहा तो 4, दाई प्लेस पर एक 3 बार आ रहा 3, 100 प्लेस पर एक 2 बार आ रहा 2, 1000 प्लेस पर एक बार आ रहा 1। तो इसका सम आया 1234 इंटू 2 की गुणा कर दूंगा 1234 में तो 1268। 1234 की 2 में गुणा तो 2468 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। सेकंड पॉइंट को समझते हैं। 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस 0.2222 और यहाँ पर है आप लोगों का 0.22 5 बार है तो 2 कॉमन ले लूंगा। 0.1 प्लस 0.11, 0.3 बार 1, 0.4 बार 1, 0.5 बार 1, है ना। तो इन सभी को ऐड कर दूंगा तो 54321 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। 54321 आएगा इंटू 2 यानी कि 1.08642 आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। थर्ड वाले को देखते हैं। 2 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 88 प्लस 222 प्लस 888 प्लस 2222 प्लस 8888 प्लस 2222 प्लस 88,888, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा। अंदर जो बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11111, उन सभी को ऐड कर दूंगा तो 2 गुना कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। फिर ऐसे ही 8 वाले स्टेप में भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 8 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11111 तो 1 2 3 4 5 आएगा। अब देखो यहाँ से 1 2 3 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 प्लस 8 10 तो 1 2 3 4 5 इंटू 10 यानी कि 1 2 3 4 5 0 आ जाएगा। फोर्थ स्टेप को यहाँ से समझते हैं। 2222 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा 1111 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 1111 का स्क्वायर आ जाएगा। एक एक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एक 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 4 बार आ रहा है तो यहाँ से लिखूंगा 4 बार 1 2 3 4, फिर इसका उल्टा 4 3 2 1 तो 4 गुना इसकी गुना आ जाएगा 4 9 3 7 2 8 4। फिफ्थ को समझते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक 5 है और संख्याओं का अंतर 10 है तो उनका गुणा इस प्रकार किया जाता है।
65 गुणा 75। ठीक है, देखिएगा 5 की 5 में करूंगा। ठीक है, 5 बजे 25 का 5 आ जाएगा। क्लियर है। यदि प्रत्येक इकाई का अंक 5 है और संख्याओं का अंतर 10 है तो उनका गुणा इस प्रकार किया जाता है। 75 और 68 में से आप लोगों का कितना काम हो गया, 10 और 7 17, यानी कि 48 75 इस तरीके से आ गया। और ये कैसे आया है, 6 गुणा 8। ठीक है ना। और 125 गुणा 135, यहाँ पे भी 10 का अंतर है तो यहाँ पे क्या कह देंगे, यानी कि 75 और 168। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन। निम्नलिखित प्रतिशत मान और उनके संबंधित भिन्न आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि 1 का परसेंटेज होती है 100%, 1/2 की कितनी होती है 50%, 1/3 की होती है 33 1/3%, 2/3 की 62/3%, 1/4 की 25%, 3/4 की 75%, 1/5 की 20%, 2/5 की 40%, 3/5 की 60%, 4/5 की 80%, 1/6 की 16, 2/3%, 5/6 की 83, 1/3%, 1/7 की 14, 2/7%, 2/7 की 28, 4/7%, 3/7 की 42, 6/7%, 4/7 की 57, 1/7%, 5/7 की 71, 3/7%, 6/7 की 85, 5/7%, 1/8 की 12, 1/2%, 3/8 की 37, 1/2%, 5/8 की 62, 1/2%, 7/8 की 87, 1/2%, 1/9 की आएगा 11, 1/9%, 2/9 की 22, 2/9%, 4/9 की 44, 4/9%, 5/9 की 55, 5/9%, 7/9 की 77, 7/9%, 8/9 की 88, 8/9%, 1/11 की 9, 1/11%, 2/11 की 18, 2/11%, 3/11 की 27, 3/11%, 4/11 की 36, 4/11%, 5/11 की 45, 5/11%। अब देखिएगा टू फाइंड यूनिट डिजिट्स, यानी कि यूनिट डिजिट्स को किस तरीके से आप लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होता है तो उस संख्या को किसी भी घात तक उठाने पर प्राप्त नई संख्या का इकाई अंक कितना आता है। यानी कि किसी संख्या का अगर यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5, 6 आ रहा तो उसकी कोई भी पावर आप लोग करोगे तो यूनिट प्लेस पर भी सेम ही आएगा, 0, 1, 5 या 6 आए। जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है 122 की पावर, ये इस तरीके से लिखा गया है 122 की पावर 159। तो यहाँ पे सबसे पहले 159 इसकी पावर को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, यानी कि 122 का इकाई अंक की पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 3 है। यूनिट डिजिट को चेक करेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 122 की पावर 159 का इकाई अंक 8 होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसको देखते हैं। जब संख्या का इकाई अंक 3 होता है, जैसे 53 की पावर 145 है, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 1 आएगा। यानी कि इसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 3 की पावर 1 यानी कि 3, तो इसलिए 53 की पावर 145 का इकाई अंक 3 होगा। फोर्थ पॉइंट, जब इकाई अंक कितना दे रखा आप लोगों को, यहाँ पे 4 होता है, ठीक है ना। जब इकाई अंक आप लोगों का क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। उदाहरण कितना है आप लोगों का, 144। अगर इसे विषम घात तक उठाया जाता है, उठाने का मतलब क्या है, अगर इस 144 की पावर आप लोगों की ओड पावर है, यानी 144 की पावर कितनी है 145, 145 क्या है आप लोगों का ओड नंबर है, तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, 4 ही आएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, यूनिट प्लेस पर 4 है और इसकी पावर अगर विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस पर इसकी यूनिट प्लेस पर वही आएगा जो इसका यूनिट डिजिट है ना। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है। आप देखो ध्यान से, अगर इसे सम घात तक उठाया जाता है तो बात को ध्यान से समझना है। अगर इसे सम घात तक उठाया जाता है यानी कि ये इस 144 की सम पावर है, कुछ भी हो सकती है सम पावर। यहाँ पे जैसे 144 की पावर 144 ले ली, 144 सम संख्या है
तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीजों की यहाँ से क्लियरिटी हुई। अगर यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है और उसकी पावर आप लोगों की इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट भी 4 ही आएगी। अगर यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है और कोई संख्या है और उसकी पावर आप लोगों की ओड नंबर है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आप लोगों की निकल कर आएगी। इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब इकाई अंक 7 हो, मान लो कि कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट पर 7 नंबर दे रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दे रखा है 327 की पावर 329। तो सबसे पहले इसकी जो पावर यहाँ पर दे रखी है 329, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, इसकी साइक्लिसिटी को चेक करने के लिए। तो इसकी पावर जो 329 है, उसको जब 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 टे 32, 4 दूनी 8, यानी कि 4 से 328 कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि पावर में एक शेषफल बचेगा। तो ये जो एक शेषफल बच रहा है, इस बात को मैं कैसे लिख दूंगा, यानी कि 7 की पावर 1 है। 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है। तो यानी कि यहाँ पर इकाई अंक भी आप लोगों का 7 निकल कर आएगा, है ना। तो अब किसी भी नंबर के अंत में अगर 7 से संख्या का अंत हो रहा है, यूनिट डिजिट 7 है, तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, आप लोग यहाँ पे इजिली निकाल सकते हैं। अब अगला जो रूल है यूनिट डिजिट को फाइंड करने का, जब इकाई अंक आप लोगों का 8 हो। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर क्या ले रखा, 88, और इस 88 की पावर कितनी है, 178 है। तो इसकी जो पावर है यहाँ पे 178, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 178 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या करता हूँ, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या उसकी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर आखिरी की 2 डिजिट 78 है। अब मैं 78 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 एकम 4, 4 नम 36, 76 कंप्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पर नंबर 78 है, तो यानी कि 2 बचेगा क्या, शेषफल। तो यहाँ पर शेष आप लोगों का 2 बचा है, और यूनिट डिजिट कितनी थी, 8, यानी कि 8 की पावर 2 आ गया। और 8 की पावर 2 क्या होता है आप लोगों का, 64 होता है। और 64 में इकाई अंक क्या है आप लोगों का, 4 है। अतः आप यहाँ से कहेंगे 88 की पावर 178 का इकाई अंक 4 है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर किसी संख्या के अंत में 8 भी आ रहा है तो उसकी भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, 7 भी आ रहा है उसकी भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, 4 भी आ रहा है उसकी भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, ठीक है ना। 4 में हमने क्या बताया था, अगर नंबर इवन है, इवन पावर है तो 4 ही आएगा। अगर 4 में ओड पावर है तो 6 आएगी यूनिट डिजिट। अगर 7 में जो भी पावर है उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा, फिर वही शेषफल आखिरी के यूनिट डिजिट की पावर होगी। जैसे 7 की पावर 1 बना था एग्जाम्पल नंबर 5 में, तो आपका क्या आया था, यूनिट डिजिट 7 ही आ गया था। ऐसे ही 8 की भी यूनिट डिजिट जब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो 8 की पावर को हम लोग देखते हैं। जैसे 88 की पावर 178 है, तो 178 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए भी पूरे नंबर को डिवाइड करने के बजाय इस संख्या के लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करते हैं। 2 डिजिट 78 है, और यहाँ पर 78 को 4 से डिवाइड करेंगे। 78 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 76 कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यहाँ पर बात हो रही 78 की, यानी कि 2 बच गया। तो 2 आप लोगों का यहाँ पर शेषफल बच गया है, ठीक है ना। तो जो शेषफल 2 बच गया, यानी कि 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 आप लोगों का यहाँ पर 64 होता है, और 64 में इकाई का अंक आप लोगों का यहाँ पर 4 होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो 88 की पावर 178 में इकाई का अंक 4 है, और यही इसका आंसर होगा। तो बात समझ में आ गई, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता दिख रहा है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, जब इकाई अंक क्या हो, जब इकाई अंक 9 हो, ठीक है ना। जैसे उदाहरण आप लोगों को यहाँ पे दे दिए 119। यदि इसे विषम घात तक उठाया जाता है, यानी कि जब 119 की पावर विषम घात होती है, यानी कि यहाँ पर 119 की पावर 119 ही ले ली, क्योंकि 119 एक विषम घात है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर आप लोगों का 9 ही निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई। अब मैं मान लेता हूँ कोई एग्जांपल है, जैसे 9109, और इसकी पावर ले ली मैंने 15,441। तो आपको ये पता लग रहा है 15,441 एक क्या है, ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर है, किसका ओड नंबर है, यूनिट डिजिट 9 का।
तो 9 की अगर पावर आप लोगों का ऑड नंबर बन रहा है तो यहाँ पर इकाई का अंक भी 9 ही निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक इससे निकाला जा रहा है 9 से, तो यहाँ पे ये 9 ही इकाई का अंक आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब दूसरी चीज है, अब अगर इस 119 की पावर को मैं सम संख्या लूंगा, सम संख्या यदि इसे समघात तक उठाया जाता है, जैसे कि या पर इस 119 की पावर 118 ले लो, क्योंकि 118 एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो यहाँ पे डायरेक्ट कह दें, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है और 9 की पावर इवन नंबर सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट आप लोगों की 1 आएगी। ठीक है ना? तो आप एक कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उसके एंड में 9 आ रहा है और उस पूरे नंबर की पावर आप लोगों की सम संख्या है, तो यूनिट प्लेस पर आपका क्या आएगा? 1 आएगा। अगर कोई भी बड़ा नंबर है, उसके एंड में 9 आ रहा है और उसकी पावर आप लोगों की सम संख्या है, तो आपकी यूनिट डिजिट 9 निकल कर आएगी। ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर कर लेनी है। ठीक है ना? तो यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इन फ्रैक्शंस। भिन्नों में न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना। उदाहरण है, अधिकतम मान ज्ञात करना है और क्या दे रखा आप लोगों का? 5/7 है, 9/4 है, 8/13 है और 14/15 है। आइए 5/7 और 9/4 पर विचार करते हैं, यानी कि इन दोनों पे पहले विचार करेंगे, 5/7 और 9/4। तो 5/7 और 9/4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5 की 4 में करेंगे, 9 की 7 में, तो 20 और 63। तो यानी कि 63 बड़ा है, तो 63 जब बड़ा है तो आप यहां से कह दोगे 5/7 से 9/4 वाला फ्रैक्शन यहाँ पर बड़ा होगा। ये बात क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना। अब इन दोनों फ्रैक्शन को मैं लेकर चलूंगा 9/4 और 8/13। तो 9/4 और 8/13 को यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 13 की गुणा करूंगा 9 में और 4 की गुणा करूंगा 8 में। तो 13 निम्न में 117 और 4 8 32, 117 32 से बड़ा है। तो यहाँ पे जब ये इससे बड़ा है 117, तो हम लोग यहाँ पे तुरंत ही कह देंगे कि 9/4 ग्रेटर देन 8/13 होगा। ठीक है, ये इससे बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पे 9/4 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो आप कह देंगे 9/4 5/7 और भाई 8/13 दोनों से बड़ा है। 5/7 और 8/13 दोनों से बड़ा है। अब मैं केवल दो ही फ्रैक्शन मेरे पास बचे, एक तो 9/4 बचा और एक 14/15 बचा। तो अब इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम 9/4 और 14/15 की तुलना करते हैं। अब इसको भी 9/4 और 14/15 मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब यहां से भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 निम्मा 15 गुणा 9 आएगा और 4 गुणा 14 आ जाएगा। 15 निम्न 135 और 4 गुणा 14 56। 135 और 56 में ग्रेटर देन कौन सा है? 135 है। तो 135 कहां से आ रहा है? देखो नीचे से ऊपर की गुणा करनी है ना, ये बात को ध्यान से समझना। जैसे मैंने 15 की ऊपर गुणा करी है ना, तो 15 गुणा 9 आएगा, तो ये 135 गुणा किसकी मानी जाएगी? जो इसका न्यूमरेटर है। इस बात को भी ध्यान से समझ लेना, है ना। तो इसका मतलब न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। और जैसे 4 गुणा 14 56 करा, तो 56 में न्यूमरेटर क्या है? 4 और 14 में न्यूमरेटर 14 है, तो इसका मतलब ये 14/55 वाले की तरफ की वैल्यू 56 आई है। 9/4 वाले की तरफ की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 135 आई है। 135 56 से बड़ा है, तो इस केस में तुरंत ही आप लोग कहोगे कि 9/4 आपका 14/15 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो तीनों केस में हमें यह पता लगा कि 9/4 इस पूरे फ्रैक्शन में ही बड़ा है। तो 9/4 दी गई सभी मानों में सबसे बड़ा मान है। इस तरीके से आप जब कई सारे फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हो और आपसे पूछे कि मैक्सिमम कौन सा होगा, मिनिमम कौन सा होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस मेथड से मैक्सिमम और मिनिमम फ्रैक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो आप लोगों का 9/4 आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये भी कट गया, यानी कि 9/4 सबसे बड़ा फ्रैक्शन यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।